जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल वर्दी मेंबर्स। प्रोग्राम का आगाज से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जॉइंट सेक्रेटरी लॉ टैक्स बार एसोसिएशन जिशान ताहिर भट्ट साहब से वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। फ्रांस सेक्रेटरी लॉ टैक्स बार एसोसिएशन एहतशाम अहमद गुजर साहब से रिक्वेस्ट है स्टेज पर तशरीफ लाएं। एक्टिंग प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन कामरान खलील कंबो साहब से रिक्वेस्ट है स्टेज पर तशरीफ लाएं। आज के चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार फार्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन फार्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन मोहम्मद नईम शाह साहब से रिक्वेस्ट है सर आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। आज के स्पीकर मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन मोहम्मद फारूक साहब से रिक्वेस्ट है स्टेज पर तशरीफ लाएं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन फारूक मजीद साहब से रिक्वेस्ट है आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। फार्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन शहबाज सदीक साहब से रिक्वेस्ट है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। तलाब कलाम पाक के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिर्जा अबू बकर साहब से कि डायज पर तशरीफ लाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. नादिर रसूल मकबूल के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा खतीजतुल कुबरा साहिबा से कि वो डायज पर तशरीफ लाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह।
गुलचीदा तेरे औसाफ़ हमीदा तुझ सा कोई आया है ना तुझ सा कोई आया है ना देता है गवाही यही आलम का जरीदा देता है गवाही यही आलम का जरीदा खुशबू है तो आदम तेरी गुलचीदा माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं आज के गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन एंड आई कैप राशिद रहमान मीर साहब को वेलकम करता हूँ। वेलकम एड्रेस के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक्टिंग प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन कामरान खलील कंबो साहब से कि वो डायस पर तशरीफ लाएं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Honorable Chief Guest, Mr. Mohammad Naeem Shah Sahab, former President PTBA and LTBA. Honorable Guest of Honor, Mr. Rashid Rahman Mir Sahab, former President LTBA and ICAP. Honorable Speaker, Mr. Mohammad Farooq Sahab, Advocate High Court, Member Executive Committee LTBA, and all worthy members and participants present here. Today, our topic which our cabinet selected, that is seminar on income tax return for companies. And my cabinet, we welcome all of you here, that you find your precious time and you come here to learn something here. I hope so, inshallah, Mr. Farooq, when he will deliver his subject and his lecture here, after that, our knowledge, I hope so, inshallah, it will increase. मैं यहाँ पे थोड़ी सी ये बात भी करना चाहूँगा
कि ये जो प्लेटफॉर्म है लाहौर टैक्स बार के यहाँ पे, तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म का मकसद क्या होता है कि साथियों को एक नया एंगल देना, कि वो उनका जो एक वो थिंकिंग का एक है ना लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया उन्हें ट्रैक मिले। लेट्स से कि पिछले दिनों हुआ यहाँ पे वो एआई के ऊपर जो है वो डिस्कशन हुई, तो वो क्या है कि आपको एक गाइडलाइन के तौर पे एक चीज सामने रखी जाती है यहाँ पे कि आप उस चीज को यहाँ से सीखें, और बाकी फिर हर इल्म जो है वो एक समंदर की तरह होता है। अब सारी माशाल्लाह यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, सारी जो है माशाल्लाह लॉ ग्रेजुएट हैं, प्रैक्टिसिंग हैं, तो यहाँ पे अब अगर फारूक साहब यहाँ पे लेक्चर डिलीवर करेंगे तो कोई भी बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि आई एम परफेक्ट इन दैट सब्जेक्ट, बड़े से बड़ा भी लॉ नोइंग हो। तो यहाँ पे हमें क्या मिलने को सीखने को मिलता है कि हमें बेसिक आइडियाज का पता चलता है, बाकी फिर हम जाके खुद स्टडी करें। आजकल आईटी का दौर है, यूट्यूब पे चीजें हैं, गूगल पे चीजें हैं, फिर जितनी आप स्ट्रगल करते जाएंगे उतना अल्लाह पाक का एक जो है वो निजाम है कि आपके नॉलेज में इजाफा होता चला जाए। ठीक है, आई वांट टू से हियर कि हमारी जो कैबिनेट है वो किन चीजों पे इन दिनों पे काम कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रेसिडेंट साहब जो इस वक्त ही इज आउट ऑफ कंट्री, तो वो कल भी गए हुए थे इस्लामाबाद में, और मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे जो है वो मुख्तलिफ मीटिंग्स होती रहती हैं। अभी जो इन दिनों हमारा काम हो रहा है वो क्या है, नंबर 1 UOM के यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स जो है इसका लेटर, जो एक इश्यूज आ रहे थे साथियों को, उसका लेटर जो है वो हमने बोर्ड में जो है FPR को भेज दिया हुआ है। उस पे जो है वो कैबिनेट जो है पूरी तरह से फॉलो कर रही है। जिस तरह ऑलरेडी QR कोड पर मसले हल हुए, दूसरी चीजों के भी आहिस्ता आहिस्ता चीज, देखिए टाइम लग जाता है बाजू का, क्योंकि अगर हम कोई सबमिशन करते हैं वहां पे तो जिसको एड्रेस किया जाता है ना वो लेटर, तो वो लोग भी फिर वहां पे कुछ मजबूरियां होती हैं, थोड़ा सा टाइम ले लेता है। ये ज़ाहिर आपको पता है कि हमारे सिस्टम का ये हिस्सा है। दूसरी बात जो है फॉर इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग, उसके ऊपर जो ग्लिचेज आ रहे हैं IRS के अंदर, उसके लिए भी जो है वो कैबिनेट ने लेटर लिख दिया हुआ है, और वी आर आल्सो फॉलोइंग दैट। तो उस पर भी इंशाल्लाह जो चीजें उसमें प्रॉब्लमेटिक हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाएंगी। द नेक्स्ट इशू कि जिसपे वो आजकल इनवॉइसिंग और इंटीग्रेशन जो है उसकी टाइम के एक्सटेंशन के लिए भी जो है मजीद हम वहां पे जो है वो लेटर लिख रहे हैं, तो इंशाल्लाह उस पर भी जो है वो चीजें कभी एक खास पर्टिकुलर स्लोली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो कैबिनेट जो है वो अपने तौर पे मैक्सिमम जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लाहौर कैबिनेट भी कर रही है और कराची वाले भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ बार जो है दूसरी टैक्स बार वो भी इस पे काम करती रहती है, ये कलेक्टिवली एफर्ट होती है। तो एट दी एंड रिजल्ट आता है वो आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी भी तरह की कोई भी बात हो, हमारी कैबिनेट हर वक्त मौजूद है, यहाँ पे स्टाफ भी मौजूद है, तो आप वहां पे इन रिटर्न वहां पे कोई लेटर दे सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल जो है उसको हम उसको थिंक आउट करेंगे और कैबिनेट जो है इंशाल्लाह आपके लिए हाजिर है। सो नाइस ऑफ यू जी, वंस अगेन आई अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के स्पीकर मोहम्मद फारूक साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करें। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चीफ गेस्ट मिस्टर मोहम्मद नईम शाह साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन। गेस्ट ऑफ ऑनर राशिद रहमान मीर साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन ICAP, और मेरी कैबिनेट लाहौर टैक्स बार, जिन्होंने और तमाम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत मशकूर हूँ लाहौर टैक्स बार कैबिनेट का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप तमाम दोस्तों के साथ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं कि कंपनी की रिटर्न को फाइल करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखना है, क्लाइंट से क्या इंफॉर्मेशन आपने लेनी है, और सिस्टम पे जब आपने कंपनी की रिटर्न की कंपोटेशन को अपलोड करना है तो वो कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने जो है ना वो पूरी रिटर्न को फाइल करना है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कंपनी की रिटर्न
बनाते हैं, लेकिन उसमें बेसिकली वो जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप क्लाइंट से लेते हैं तो उसकी बेस के ऊपर एक एक्सेल के अंदर कंपोजिशन नहीं बनाते, वो पीएनएल से चीज़ें वगैरह उठा के और अपनी रिटर्न को फिलअप कर देते। मैं कोशिश करूंगा कि जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट है, जब आपको कोई भी क्लाइंट हायर करता है फॉर फाइलिंग ऑफ कंपनी रिटर्न, तो आपने पहले सबसे उससे क्या इंफॉर्मेशन लेनी है और उसके बाद उसकी टैक्स कंपोटेशन कैसे बनानी है और फिर उस टैक्स कंपोटेशन को आपने जो है वो पंच कैसे करना है कंपनी रिटर्न के फॉर्म के ऊपर। हमारा सेक्शन है 114 जिसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर फाइलिंग ऑफ एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न है कि किन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। उसमें सबसे पहले एवरी कंपनी है, उसके बाद एवरी पर्सन जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है उसने फाइल करनी है। अब 114 में क्योंकि जो पहला क्लास का जो पहला सबसेक्शन है उसके अंदर ही क्लास में कंपनी की है, तो मेरा टॉपिक कंपनी तक है, क्योंकि इससे पहले ऑनरेबल राणा मनीर साहब जो है वो इंडिविजुअल और एओपी की रिटर्न के ऊपर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का लेक्चर दे चुके हैं और तमाम दोस्तों ने उसमें से बड़ा जो हमारे इधर आरटीओ के ऑडिटोरियम में हुआ था, गैदरिंग भी बहुत ज्यादा थी और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें आप लोगों से शेयर की। तो मैं कंपनी की रिटर्न के फाइलिंग के ऊपर ही रहूंगा और उसी के रिलेटेड अपना जो है ना वो चीजें वगैरह शेयर करूंगा। आगे चले। अच्छा, बहुत सारे दोस्त इस बारे में परेशान हो रहे होंगे कि कंपनी की जो रिटर्न है उसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025 और आज क्यों लेक्चर इसका रखा गया। देखिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें दो पीरियड फॉल करते हैं। एक पीरियड है 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक और दूसरा पीरियड है 1 जनवरी से लेके 30 जून तक। तो हमारे लॉ में सेक्शन 118 के अंदर ये कैटेगरी लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कंपनी उसका ईयर एंड क्लोज होगा 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक, तो उसने नेक्स्ट ईयर 30 सितंबर को अपनी रिटर्न फाइल करनी है। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी एंटिटी हैं जिन्होंने स्पेशल टैक्स ईयर की अप्रूवल ली हुई है कमिश्नर से और उनका ईयर एंड जो है फाइनेंशियल ईयर एंड जो है वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि अदर द नॉर्मल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 जुलाई 2000 से 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, तो उन्होंने एक और ईयर अडॉप्ट किया होता है आफ्टर गेटिंग द परमिशन फ्रॉम द कमिश्नर। तो अगर किसी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक, तो उसने अपनी रिटर्न नेक्स्ट ईयर में जाके 30 सितंबर तक जमा करवानी है। इसमें बहुत सारी फॉरेन कंपनीज होती हैं जो अपनी पेरेंट के साथ लाइजनिंग करना चाहती हैं, क्योंकि उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पेरेंट के साथ कंसोलिडेट होनी होती है, तो इसलिए उस कास्ट को बचाने के लिए कमिश्नर से वो अप्रूवल ले लेते हैं और अप्रूवल लेने के बाद उनका जो है ईयर एंड भी सिमिलर होता है जो पेरेंट एंटिटी का होता है। तो हमारा जो टॉपिक है ये बेसिकली है कि 30 सितंबर को किन कंपनीज ने रिटर्न जमा करवानी है, तो उसके ऊपर है कि जिनका ईयर 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक क्लोज होगा उन्होंने 30 सितंबर को रिटर्न जमा करवानी। अब सेक्शन 80 में कंपनी की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको मैं स्लाइड्स वगैरह दे दूंगा क्योंकि इस पे इतना ज्यादा टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। कंपनी जो भी हमारे कंपनीज एक्ट 2017 में इनकॉर्पोरेटेड होगी, रजिस्टर्ड होगी या तो बॉडी कॉर्पोरेट है वो रजिस्टर्ड होगी एससीसीपी के साथ, तो वो भी आपकी कंपनी होगी, या तो ट्रस्ट है जैसे 1982 के तहत जो अभी पंजाब में पंजाब ट्रस्ट एक्ट के तहत जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होते हैं वो भी सारे कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। ये फेडरल कोड ऑफ रेवेन्यू ने 18 अगस्त 2025 को अपना रिटर्न का फॉर्म नोटिफाई कर दिया और वो फॉर्म अभी अवेलेबल है। नो डाउट अभी भी उसके अंदर कुछ एरर्स वगैरह है कि जिसकी कंपोटेशन के ऊपर वो हमारी बार भी उनके साथ लाइजनिंग कर रही है और एवरी टैक्स पेयर भी ईमेल कर रहा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कैलकुलेशन के जो एरर हैं वो खत्म हो गए। जो सबसे बड़ी अहम चीज इसके अंदर ये है कि जब आपके पास किसी भी कंपनी की रिटर्न फाइलिंग के लिए कोई क्लाइंट आता है तो आपने उसे एक ईमेल करनी है कि आपको कौन कौन सी चीजें उसकी तरफ से रिक्वायर्ड है।
सबसे पहले आपने उससे ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेनी है। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद आपने उससे जो भी उसके बिजनेस की स्ट्रीमलाइन बिजनेस है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और इंपोर्ट करके माल भी ट्रेडिंग कर रहे हैं और लोकल माल लेके भी सेल कर रहे हैं, तो आपने उसको सेग्रीगेट करवाना है कि जो सेल आपने की हुई है, नो डाउट का ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी ये चीज होती है, लेकिन लोकल सेल के अंदर सम टाइम ऑडिटर जो है वो सारी चीजें वगैरह मैन्युफैक्चर्ड और वो दूसरी भी डाल देता है, बेशक कास्ट ऑफ सेल के अंदर जाके जो ट्रेडिंग का आइटम है उसको वो लेस कर देता है। तो आपने वो आइडेंटिफाई करवाना है कि आपकी जो सेल की नेचर है वो मैन्युफैक्चर्ड आइटम की कितनी है, ट्रेडिंग की कितनी है, एक्सपोर्ट की कितनी है, और इसके साथ ही सेक्शन 67 के तहत आपने जो कॉमन एक्सपेंसेस है उनकी डिटेल लेनी है, क्योंकि सेक्शन 67 ये कहता है कि अगर आपके एक्सपेंसेस आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किए हैं और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दैट बिजनेस नहीं है, तो आपने उसके ऊपर जो रेशो लगानी है वो सेल्स की रेशो लगानी है और सेल्स की रेशो लगा के उन एक्सपेंसेस को आपने प्रोरेट करना है। लेकिन अगर कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, जैसे आपने कोई इंपोर्ट माल किया और इंपोर्टेड आइटम को आपने सेल कर दिया, तो उसकी कास्ट जो होती है वो डायरेक्टली एलोकेटेड टू द इंपोर्टेड गुड्स होती है, तो जब आप रिटर्न की कंपटीशन बनाएंगे तो वो वहां से जाके लेस कर देंगे, इसको प्रोरेट नहीं करेंगे। इसी तरह लिस्ट ऑफ इंपोर्ट्स की आपने डिटेल लेनी है कि इंपोर्टेड रॉ मटेरियल कितना है, इसके बाद कैपिटल गुड्स कितनी है, और उसके बाद उनके ऊपर जो डिफरेंट रेट है 148 के जो टैक्स कटे हुए हैं उनकी डिटेल वगैरह आपने लेनी है। इसके बाद सेल्स और सप्लाईज है, उनके ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आप इंपोर्टेड गुड्स को जब सेल करते हैं तो क्लाइंट उसके ऊपर भी टैक्स काट लेता है, क्योंकि क्लास 47A का हर एक आदमी को नहीं पता कि अगर सेम स्टेट ऑफ गुड्स को सेल किया जाए तो उसका टैक्स आपने नहीं काटना, उसके ऊपर एक अंडरटेकिंग वगैरह जो है सप्लायर ने प्रोवाइड करनी होती है। इसी तरह डिटेल ऑफ CPR वगैरह लेना है, और एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आपने लेनी है, बैंक का सर्टिफिकेट लेना है, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है ये अक्रूवल बेसिस पे बनती है, लेकिन जब इसकी टैक्सेशन होनी है फाइनल की 154 के अंदर, वो रिसीट बेसिस के ऊपर होनी है। हो सकता है उसमें से कुछ ओपनिंग रिसीवेबल का बैलेंस हो और क्लोजिंग कोई बैलेंस पड़ा हो, तो जो ड्यूरिंग द ईयर रसीट आई है उसके ऊपर आपने उससे सर्टिफिकेट लेके उसकी अमाउंट को टैक्स करवाना है। इसके बाद कास्ट ऑफ सेल्स है, इसके बाद स्केड्यूल ऑफ एडिशन ऑफ फिक्स एसेट डिस्पोजल है कि आपने उसके ऊपर एक डिटेल लेनी है। जब वो मैं एक्सेल की शीट के ऊपर आऊंगा तो उसमें ये पूरा फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। इसी तरह लीज रेंटल है, जो व्हीकल आपने ली हुई है इसकी पूरी डिटेल लेनी है, सो दैट कि आप सेक्शन 28 के तहत उनका एक्सपेंस क्लेम कर सकें। ये भी कंफर्मेशन क्लाइंट से लेनी है, क्योंकि अभी हम 30 सितंबर को जो रिटर्नें जमा हो रही हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उसमें आपने क्लाइंट से कंफर्मेशन लेनी है कि ये फॉरेन कंट्रोल कंपनी है या नहीं है। इसके बाद आपने ग्रेच्युटी, बैड डेट्स, और उसके बाद जो है ना फॉरेन एक्सचेंज गेन जो है वो लेना है, क्योंकि ऑडिटर जब ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा होता है तो उसने अक्रूवल बेसिस के ऊपर एक्सचेंज लॉस को या एक्सचेंज गेन को रिकॉर्ड किया होता है, वेयर एज आपने इनकम टैक्स रिटर्न बनाते वक्त उसको रियलाइज बेस के ऊपर एक्सपेंस या इनकम को ऑफर करना। इसके बाद अगर कोई रिड्यूस रेट के ऊपर आपका इनकम टैक्स कटा हुआ है वो लेना है। सेल्स मार्जिन, थर्ड स्केड्यूल की चीजें वगैरह लेनी है। इसके बाद आपने जो डिफरेंट सेक्शन 65 के अंदर क्रेडिट वगैरह है वो आपने क्लेम करने हैं, तो 65G या 64D और E के ऊपर जो क्रेडिट वगैरह मिलना है उनकी आपने डिटेल क्लाइंट से लेनी। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ ऑल टैक्सेस लेनी है, जिसमें डिफरेंट हेड है कि इसमें एडजस्टेबल टैक्सेस कौन से हैं, फाइनल या मिनिमम टैक्स कौन से हैं, सेक्शन 37, 37A, 148, 150, 151, 154, ये आपने ब्रेकअप लेना है। ये आप 90% जो है वो टैक्सेस आप ITMS से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपने उनको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए क्लाइंट से इनके CPR और सर्टिफिकेट जो बैंक ने इशू किए होते हैं वो वर्जन। इसके बाद स्टेटमेंट फॉर द टैक्स ईयर 2025 शोइंग द टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड। इसके अंदर एक फॉर्मेट है कि जब आपने रिटर्न में, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जब एडजस्टेबल या फाइनल टैक्सेस को रिटर्न के अंदर पंच करते हैं तो जो
प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ द रिटर्न होता है उसके मुताबिक नहीं पंच करते। जैसे आप देखेंगे अगर आपने बैंक प्रॉफिट के ऊपर कोई टैक्स कटा हुआ है तो उसके ऊपर वो आपसे पूछता है कि बैंक अकाउंट की डिटेल दें, आपका अकाउंट का जो है वो सेविंग अकाउंट है और ब्रांच के बारे में बताएं। तो वो तमाम लोग जो होते हैं वहां पे मैंने देखा बहुत सारे रिटर्न है 111 डाल के तो आप अपना जो ना रिटर्न के अंदर वो सेव कर देते हैं, सिस्टम तो उसको ले सकता है। लेकिन कल जब आप रिफंड में जाते हैं 170 के अंदर तो उस वक्त आपको ये चीज प्रॉब्लम कर सकती है। तो जो फॉर्मेट एफबीआर ने दिया हुआ है तो कोशिश करें कि उसी फॉर्मेट के ऊपर आप क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लें और उसी इंफॉर्मेशन को पूरी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ सिस्टम के अंदर उसको पंच करें। इसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे सेक्शन 4C है सुपर टैक्स का, इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं कि अभी आप कुछ क्लाइंट ऐसे मेरे पास आए जिनकी रिटर्न तो कंसल्टेंट ने जमा करवा दी लेकिन उन्होंने 4C की जो कैलकुलेशन लॉ में दी गई है वो कैलकुलेशन नहीं की गई, क्योंकि 150 से मिलियन से ज्यादा जब आपकी इनकम हो जाएगी तो आपने स्लैब के मुताबिक उसके टैक्स रेट कैलकुलेट करने हैं और उसकी कंप्यूटेशन भी आपने करके लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट आई हुई है 7E की। अगर कोई कंपनी ने कोई एसेट इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की है और अब वो सेल कर रहा है या उसने अपने एसेट्स के अंदर रखा हुआ है तो 7E पे अगर उसकी कोई डीम्ड इनकम बनती है तो वो भी उसके अंदर आपने पूरी इंफॉर्मेशन लेके प्रोवाइड करनी। ये सबसे बड़ी आगे एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है जो टैक्स ईयर 2025 से एप्लीकेबल है कि आपने जब अपनी कंपनी की रिटर्न बनानी है तो जो आपने विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट एनुअल जमा कराई हुई है रूल 44 के तहत इस रिटर्न के साथ उसकी रिकंसिलिएशन जमा करवानी है। मेरा जब लास्ट लेक्चर हुआ था 161 के ऊपर तो उसके ऊपर मैंने एक फॉर्मेट भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 44 की रिकंसिलिएशन कैसे बनेगी कि पीएनएल के सारे एक्सपेंसेस वगैरह लेके आप उसमें से एक एक्चुअल पेमेंट कैलकुलेट करेंगे और उस पेमेंट के ऊपर जाके आप देखेंगे कि कौन सी अमाउंट है जिस पे टैक्स कटा हुआ है, कौन सी ऐसी जो एग्जेम्प्ट पार्टी है, कौन सी पेमेंट ऐसी है जो कमर्शियल इंपोर्टर को की है और कौन सी ऐसी है जो सेकंड स्केड्यूल की डिफरेंट प्रोविजंस के साथ है। तो ये रिटर्न के साथ आप लोगों ने जमा करवानी है एनुअल जो विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट एंड इट्स रिकंसिलिएशन, ताकि आपकी रिटर्न को टैक्सेशन ऑफिसर 120 के अंदर नोटिस दे के इनवैलिड रिटर्न डिक्लेयर ना करें। तो ये एक नई अमेंडमेंट है क्योंकि इस साल से एप्लीकेबल है तो इसको जरूर मद्देनजर रखना चाहिए और रिटर्न के साथ इसको अटैच जरूर करना चाहिए ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। ये रिटर्न के मतलब जो फॉर्म अवेलेबल है एफबीआर के वेब पोर्टल के ऊपर वो फॉर्म नॉर्मल रिटर्न का फॉर्म है इंडिविजुअल एओपी और कंपनी के लिए, तो ये फॉर्म भी अवेलेबल है। सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न्स है, अगर कंपनी कोई जो है वो ट्रेडर्स का काम कर रही है और उसका टर्नओवर 100 मिलियन से कम है और अगर एसएमई है और उसका टर्नओवर 250 मिलियन से कम है तो आपने अकॉर्डिंगली अपना रिटर्न का फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करना है और उसके मुताबिक अपनी रिटर्न को जमा करना। सेक्शन 18 के अंदर हमारी बिजनेस इनकम आती है और सेक्शन 19 के अंदर स्पेकुलेशन की इनकम आ रही होती है और सेक्शन 20 के अंदर आपकी डिडक्शन अलाउ होती है और सेक्शन 21 के अंदर आपकी जितने भी एक्सपेंसेस डिसअलाउ होते हैं वो आते हैं। तो अब हम जो प्रैक्टिकली रिटर्न फॉर्म जमा करवाने का तरीकाकार है कि कोई भी आपके पास ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए तो उस ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, क्योंकि मेरे यहाँ सीनियर बैठे हुए हैं नईम शाह साहब और राशिद मीर साहब बैठे हुए हैं। राशिद मीर साहब क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो इनका एक्सपोजर हमारे से ज्यादा है कि जो भी कंपनी की रिटर्न बनती है इसका 80% जो आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है वो कैश फ्लो से करना होता है। आपके कैश फ्लो के अंदर ऑडिटर ने जितनी एडजस्टमेंट ली होती है उन एडजस्टमेंट का इफेक्ट आपकी टैक्स कंप्यूटेशन पे आएगा। मैंने एक फॉर्मेट बनाया है टैक्स अपना कैश फ्लो का, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि कोई भी आपके पास ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटायरली आपने ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है कि कौन कौन सी चीजें वगैरह ऑडिटर ने इसके अंदर ली है और इन चीजों का इफेक्ट इन कैश फ्लो क्या है
और वो कैश फ्लो के अंदर ही आपने इनएडमिसिबल और एडमिसिबल डिटरमिन करने हैं। मोर देन 70 to 80% वहीं से होते हैं। आप कैश फ्लो जरा ओपन करें। कैश फ्लो, ये कैश फ्लो है। ये मैंने एक सैंपल बनाया हुआ है कि आपके ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो ऑडिटर ने आपको ऑडिट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी, उसके अंदर उसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया 638 मिलियन 638 मिलियन का प्रॉफिट लिया और इसके बाद इसने एडजस्टमेंट की। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करता जाऊं कि जब आप रिटर्न को काइंडली फिल करेंगे तो इन एडमिसिबल और एडमिसिबल से पहले ये प्रॉफिट आपका रिटर्न के साथ मैच करना चाहिए। अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है रिटर्न के फॉर्मेट के ऊपर 638 के मुताबिक वो मैच करना चाहिए। अगर वो मैच नहीं है तो किसी जगह आपने रिटर्न के अंदर एरर की है। अब हुआ ये है कि 638 मिलियन की एडजस्टमेंट के अंदर उसने डेप्रिसिएशन ऑफ ओन्ड एसेट लिया है। अब होगा क्या कि ये इनएडमिसिबल एक्सपेंस है, ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को आपने प्रॉफिट के अंदर जाके ऐड कर देना है। इसके बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट है, इसको भी आपने ऐड कर देना है टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने के लिए। इसके बाद है कि आपकी फाइनेंस लीज चार्जेस है, इसको भी ऐड कर देना है। और प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी है। ये देखिए हमारा 21 ये कहता है कि अगर आपका फंड प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुटी फंड रिकॉग्नाइज है तो आपको प्रोविजन अलाउ हो जाएगी, और अगर आपका प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड ग्रेजुटी फंड रिकॉग्नाइज नहीं है तो आपने प्रोविजन को ऐड करना है और उसकी एक्चुअल पेमेंट को लेस करना है। इसके बाद आगे जो है वो है अलाउंसेस फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। ये बेसिकली ऑडिटर ने एक प्रोविजन बुक की हुई है, आपने इसको भी ऐड बैक कर देना है। और इसके अलावा आगे गेन ऑन टर्मिनेशन ऑफ लीज है, ये भी एक आपकी नोशन इनकम है, क्योंकि आपने इसके ऊपर जो है वो आगे मैं जब कंपटीशन पे आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि एक्चुअल गेन और जो लॉस होगा वो मैंने टैक्स के अंदर ऑलरेडी ऑफर कर देना है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐड बैक कर दूंगा। इसके बाद आगे प्रोविजन फॉर WWF है और प्रोविजन फॉर WPPF है, क्योंकि अब लॉ के अंदर ये है कि ये दोनों अमाउंट जो एक्सपेंस ऑडिटर ने फाइनेंशियल में बुक किया हुआ है, ये दोनों एक्सपेंस आपको पेमेंट बेस पे मिलने हैं। अगर आप वर्कर वेलफेयर फंड या वर्कर पार्टिसिपेशन फंड पे करेंगे तो देन आपको मिलेगा प्रोविजन बेस के ऊपर। इसके ऊपर लिटिगेशन वगैरह है कि प्रोविजन बेस पे ये नहीं मिलेगा। इसके बाद आगे आप देखेंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट आ जाएगा। एडजस्टमेंट फॉर इन्वेंट्री है कि अगर उसने कोई अमाउंट कैश से दी हुई है। एडजस्टमेंट फॉर ट्रेड रिसीवेबल है। एडजस्टमेंट फॉर एडवांसेस और प्री पेमेंट्स है। और पेमेंट रिलेटेड टू टैक्सेशन है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखना है कि जब क्लाइंट ने आपको टोटल टैक्सेस की डिटेल दी है तो आया कि ये कैश फ्लो की अमाउंट के साथ टैली है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपने क्लाइंट के साथ ये रिकंसिलिएशन करनी है बिफोर क्लेमिंग द एडजस्टेबल और मिनिमम और फाइनल टैक्सेस। इसके बाद पेमेंट्स रिलेटेड टू ग्रेचुटी, जैसे मैंने आपको कहा कि ऊपर हम ग्रेचुटी को डिसअलाउ कर देंगे और पेमेंट को हम अलाउ कर लेंगे एडमिसिबल डिडक्शन के अंदर। इसके बाद पेमेंट रिलेटेड टू लीज फाइनेंस चार्जेस, जिसके अंदर आपने रेंटल पे किया होगा वो आपको एक्सपेंस मिल जाएगा एडमिसिबल डिडक्शन के अंदर जाके, क्योंकि ऊपर आपने जितने भी इसके फाइनेंशियल चार्जेस थे लीज के वो ऐड बैक कर। आगे प्रोसीड रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी कैश फ्लो का कंपोनेंट है। जब आपने इस अमाउंट को देखना है तो अगर आपका क्लाइंट आपको एसेट्स की डिस्पोजल की डिटेल देता है तो वो लिखेगा कि इसकी मैंने सेल प्रोसीड कितनी ली है, तो जितने एसेट आपने बेचे हैं उसने उनकी सेल प्रोसीड इस कैश फ्लो की अमाउंट से टैली होनी चाहिए। और मैंने देखा है कि बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये गैप होता है और हम लोग उसको उस वक्त नहीं देते, और ऑफिसर ने जब इसके ऊपर 122(5) या 5 की प्रोसीडिंग करनी है तो वो कैश फ्लो से देखेगा कि आपने जो है वो सेल प्रोसीड इतनी ली हुई है, आपका जो टैक्स गेन है वो इतना बनता था, बल्कि आपने कम कैलकुलेट करके लिया हुआ है, तो इसके ऊपर भी हमारी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी। बाकी दूसरी चीजें वगैरह है कि अगर कोई कैपिटल आया है जो कैश को अफेक्ट कर रहा है उसका ऐसा हमारी रिटर्न के साथ तलक नहीं होता। अब कंप्यूटेशन, अच्छा ये कंप्यूटेशन मैंने बनाई है जस्ट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस, क्योंकि मुझे प्रेसिडेंट साहब ने ये कहा था कि आपने प्रैक्टिकली हमारे बार के मेंबर्स जो हैं इनके साथ शेयर करना है कि एक रिटर्न
आपने कैसे बनानी है जब उसकी स्ट्रीमलाइन बिजनेस इस तरह की हो कि उसमें नॉर्मल इनकम भी आ रही हो, एफटीआर भी आ रही हो और एमटीआर भी आ रही हो। तो मैंने एक सैंपल बेसिस के ऊपर ये कैलकुलेशन की है। ये एबीसी को प्राइवेट लिमिटेड है जिसका नेट सेल्स का ट्रेडिंग ऑफ गुड्स का रेवेन्यू है वो 100 मिलियन है। अगर आप देखेंगे तो ये कॉलम इसके हैं जो बनाए हुए हैं कि 100 मिलियन है। एफटीआर एक्सपोर्ट जो वो डायरेक्ट करता है 150 मिलियन है और एफटीआर इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट है जो मैंने यहाँ पे फिगर पंच की हुई है 200 मिलियन। देखिए डायरेक्ट एक्सपोर्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट का जो मेथड है ये हमारे लॉ में डिफाइंड है। अगर आप सेक्शन 154 पढ़ें, डायरेक्ट एक्सपोर्ट ये है कि मैंने माल को मैन्युफैक्चर किया और मैंने खुद वो माल बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। ये 154(1)(a) के अंदर कैटर करेगा। अगर मैंने माल बनाया लेकिन मैंने किसी सेकंड पार्टी को वो माल सप्लाई कर दिया जिसने मेरे माल को यूज करते हुए एक फिनिश प्रोडक्ट बनाई और फिर उसने एक्सपोर्ट कर दी, तो इसके ऊपर बेसिकली स्टेट बैंक का एक स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर है जो बाद में एफबीआर ने उसको अडॉप्ट किया। तो होता यह है कि जो एसपीओ है स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर जो बिटवीन द लोकल अपना इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर और डायरेक्ट एक्सपोर्टर के दरमियान साइन होता है और उसको दोनों के बैंक अटेस्ट करते हैं। एसपीओ स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर है, ये सर्कुलर के तहत जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है अपना फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो उसके ऊपर जब मैंने एक डायरेक्ट एक्सपोर्टर को माल दिया और उसने माल को सप्लाई कर दिया, तो जब उसकी वो मुझे पेमेंट करेगा तो मैं वही एसपीओ जाके बैंक को दिखाऊंगा, तो बैंक उसके ऊपर 154(3) का टैक्स 1% काटेगा, तो वो मेरा जो टैक्स होगा वो फाइनल में आएगा। तो इस तरह इस स्ट्रीम ऑफ लाइन के ऊपर मैंने बिजनेस बनाया हुआ है। एफटीआर है लैंडिंग कमीशन कि इस कंपनी की जो इनकम है वो लैंडिंग कमीशन है 154(a) के अंदर जो फाइनल में जाएगी, और एफटीआर एक्सपोर्ट है इनडायरेक्ट वो भी फाइनल में जाएगी, और एफटीआर एक्सपोर्ट है डायरेक्ट जो फाइनल में जाएगी, और लोकल सेल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स है कि वो फिनिश गुड्स बाहर से मंगवाता है और एज इट इज सप्लाई कर देता है, तो उसकी जो सेल है वो मिनिमम टैक्स में जाएगी। और आगे वो मैन्युफैक्चर्ड आइटम को जो सेल करता है उसकी जो है वो है। अगर आप देखें तो इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया है कि ऊपर पूरी स्ट्रीमलाइन का रेवेन्यू लिखा और उसके ऊपर टोटल रेवेन्यू को उस स्ट्रीमलाइन से डिवाइड किया, तो वो मेरी एक रेशियो निकल आई कि अगर ट्रेडिंग इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपोर्ट के कॉम्बिनेशन में मैंने कोई एक्सपेंस किया है तो उसकी रेशियो क्या आएगी, और अगर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट और लोकल को मैंने प्रोरेट करके कोई एक्सपेंस ऐसा किया है जो कॉमन एक्सपेंस है और मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो उसकी रेशियो के मुताबिक वो आएगा। आगे लेस कास्ट ऑफ सेल्स है, ट्रेडिंग गुड्स है, जैसे मैंने अभी आपको शुरू बताया, क्योंकि वो मेरे पास ऑडिटर ने ऑलरेडी ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी वैल्यू निकाल के दी होती है कि जो माल मैंने इंपोर्टर बेचा उसकी कास्ट मुझे क्या पड़ी, तो वो मैं क्या करूंगा, सारी की सारी 95 मिलियन की जो चीजें हैं वो डायरेक्ट कास्ट उसको मैं चार्ज कर दूंगा जो इंपोर्टेड गुड्स है। और बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसेस मेरे जो भी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हैं इनका रिलेशन मेरी डायरेक्ट इंपोर्टेड के साथ नहीं है, क्योंकि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के एक्सपेंसेस वो होते हैं जो फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंस होते हैं कि मैंने एक माल को बनाने के लिए जितने एक्सपेंस किए तो उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मैंने कितना किया। अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इसका भी एक जो है नोट ऑडिटर ने दिया होता है कि मेरे पास रॉ मटेरियल ओपनिंग कितना था, मैंने उसको इंपोर्ट कितना किया और उसमें से मैंने कंज्यूम कितना किया और क्लोजिंग कितना रह गया। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जो हिट करेगा वो कंज्यूम करेगा। और वो तीनों स्ट्रीमलाइन बिजनेस को मैंने जो है, क्योंकि इससे माल मैंने बनाया उसको मैंने डायरेक्ट एक्सपोर्टर को भी दिया और डायरेक्ट एक्सपोर्ट खुद भी की और मैन्युफैक्चर करके आइटम मैंने बेची, तो वो तीनों की स्ट्रीमलाइन की बिजनेस की रेशियो के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो वो एक्सपेंसेस प्रोरेट होंगे। इसी तरह पैकिंग मटेरियल है, सैलरीज एंड वेजेस है, डेप्रिसिएशन है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, व्हीकल रनिंग और मेंटेनेंस चार्जेस, एंटरटेनमेंट है, अदर लीज अप्रूवल रिलेटेड टू व्हीकल है कि अगर कोई जो मेरी लीज में एसेट फिक्स एसेट में पड़ा हुआ है और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में है तो उसकी भी मैंने यहाँ पे प्रोरेट कर दी। आगे ओपनिंग फिनिश गुड्स है और क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, इन सारों का इफेक्ट लूंगा तो मेरे पास एक ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये जीपीबी जब आपने रिटर्न में फीड करनी है अपनी फिगर, तो आपके एफटीआर वाला और ये टोटल और एनटीआर का जो है ये
जो मैच करना चाहिए, ताकि आपकी कंपटीशन के अंदर कल को कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट को मैंने उनके नेचर ऑफ द एक्सपेंसेस को प्रोरेट किया है, जैसे सैलरीज एंड वेजेस है और अदर बेनिफिट्स है। क्योंकि जब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया तो इसका एडेंडिंग कमीशन, जो मैंने माल बेचा है उसके ऊपर एडेंडिंग कमीशन लिया है, तो ये एक्सपेंसेस भी चारों स्ट्रीमलाइन बिजनेस में करते हैं, तो उसके ऊपर मैंने रेशो लगा दी। इसी तरह कैरेज है, क्योंकि एडेंडिंग कमीशन में कोई कैरेज होता नहीं, तो इसलिए मैंने उसको जो है 4 स्ट्रीमलाइन के ऊपर जो है वो प्रोरेट कर दिया। इसके बाद टेक्निकल फी है, बाकी सारे एक्सपेंसेस जो है, लाइसेंस फी है, क्योंकि एडेंडिंग कमीशन का लाइसेंस फी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, तो उसको मैंने जो है वो 4 स्ट्रीम अपनी मैन्युफैक्चर्ड आइटम और जो मैंने इंपोर्टेड की थी, क्योंकि ब्रांड का नाम उसके ऊपर होता है, तो वो मैंने चारों को उसके अंदर जाके प्रोरेट कर दिए। बाकी जितने भी कॉमन एक्सपेंसेस हैं तो वो सारे मैंने प्रोरेट कर दिए। देखिए इसमें सेक्शन 67 के तहत आपने रूल 13 को भी जरूर पढ़ना है। रूल 13 बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि कौन से एक्सपेंसेस को आपने प्रोरेट करना है, कौन से नहीं करना। और बहुत सारे लोग कंसल्टेंट इस तरह करते हैं कि जो रिटर्न फाइलिंग के वक्त तमाम एक्सपेंसेस को प्रोरेट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो जो एक्सपेंस होता है वो प्रोरेट होना होता है नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट, और आप उसकी जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, आगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। ये नॉर्मली जितनी भी स्ट्रीमलाइन ऑफ बिजनेस होती है आपकी इनकम की, उन सारों में प्रोरेट होता है, तो इसमें किसी को भी आपको सेग्रीगेशन नहीं मिलेगी। ये एक्सचेंज लॉस नेट है जो ऑडिटर ने बुक किया, वर्कर पार्टिसिपेशन है, वर्कर वेलफेयर फंड है, अलाउंसेस फॉर द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है जो उसने प्रोविजन बुक की, जिसका इफेक्ट अभी हमने कैश फ्लो में भी देखा। और उसके बाद आगे फाइनेंशियल कास्ट आ जाएगी, बैंकिंग चार्जेस एंड कमीशन, और उसके बाद लेस फाइनेंशियल चार्जेस आ जाएंगे, और बाकी एड अदर इनकम आ जाएगी। अदर इनकम के अंदर प्रॉफिट ऑफ बैंक प्रॉफिट्स आ सकते हैं, स्क्रैप सेल आ सकती है, अकाउंटिंग गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, गेन ऑन टर्मिनेशन ऑफ लीज है कि अगर आपने अर्ली टर्मिनेट कर दी लीज और उसके ऊपर आपको गेन हुआ है तो वो भी अदर इनकम में आ जाएगा। अब यहाँ तक ऑडिटर का सारा काम था। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने फिगर को लिया और अपनी स्ट्रीम लाइन ऑफ बिजनेस के तहत तमाम हेड ऑफ इनकम को जाके एक्सपेंसेस को प्रोरेट कर दिया। अगर आप देखेंगे तो टोटल जो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आया है 638 मिलियन। अगर बाकी जो मैंने स्ट्रीम लाइन को लेस किया हुआ है, अगर उनका भी टोटल करेंगे तो ये 638 ही बनेगा। इट मींस दैट कि जो मैंने प्रोरेशन की है एक्सपेंसेस की वो बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एरर आए सारी स्ट्रीमलाइन को ऐड करने में, टोटल के साथ मैच ना करे, तो आपने देखना है कि कहीं आपने ऊपर फार्मूले में एरर की है। इसके बाद हमने आना है कि हमारे इनएडमिसिबल डिडक्शंस कौन सी। सेक्शन 21 को अप्लाई करते हुए मैंने अपनी इनएडमिसिबल डिडक्शन को ऐड बैक करना है। सबसे पहले मैंने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो ऊपर ली होगी अपनी कंप्यूटेशन के अंदर, वो सारी को मैंने ऐड बैक करना है। उसके बाद अगर कोई मेरी प्रोविजन है तो उसको मैंने ऐड बैक करना है। ये जैसे अलाउंसेस फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, ये प्रोविजन है, मैंने इसको ऐड बैक कर देना, क्योंकि एक्चुअली ये एक मेरा नोशनल किस्म का एक्सपेंस है जिसको एक्सपेक्ट किया है कि हो सकता है कि अगले सालों में मुझे जो रिसीवेबल है उसके अगेंस्ट इतने पैसे ना मिले। इसके बाद आगे मैंने अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन और इंटेंजिबल एसेट्स है उनको लेस करना है, और उसके बाद ऐड बैक कर देना है, लीज फाइनेंशियल चार्जेस को कर देना है, WWF को कर देना है, और उसके बाद डोनेशन को कर देना है, क्योंकि डोनेशन जो है सेक्शन 61 के अंदर आपको जाके क्रेडिट मिलेगा, इसका आपने इसको ऐड बैक कर देना है। उसके बाद प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड करता जाऊंगा, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी जब आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे तो एक्चुअली जब ऑडिटर ने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में या एडमिनिस्ट्रेटर या उसके अंदर सेलिंग के अंदर सैलरीज लिखा होगा तो वहां उसने एक नोट दिया होगा। वो नोट को आप पढ़ेंगे तो नीचे उसने लिखा होगा कि जो सैलरीज मैंने ऊपर एक्सपेंस बुक किया है उसके अंदर इतनी ग्रेचुटी ऐड है। बेसिकली वो प्रोविजन है।
अगर उसका फंड जो है अप्रूव्ड नहीं है और वो 21E के अंदर आपको एक्सपेंस प्रोविजन बेस पे नहीं मिलना, तो आपने क्या करना है, उसको ऐड बैक कर देना है। ये मैंने प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी एडमिन के अंदर जो थी और डिस्ट्रीब्यूशन और कास्ट ऑफ सेल के अंदर, और वो मैंने सारी वगैरह इसके अंदर कैलकुलेट करके ऐड बैक कर दी। इसी तरह लीज रेंटल इन एक्सेस ऑफ 2.5 मिलियन, कि आपके पास अगर आपने कोई लीज के ऊपर चार्जेस क्लेम किए हैं और एसेट की वैल्यू आपकी फर्ज करें 7 मिलियन है, लेकिन लॉ अलाउ करता है 2.5 मिलियन के ऊपर, अगर आप 28 जाके पढ़ेंगे तो आपने उससे ऊपर जितनी भी अमाउंट है उसको ऐड बैक कर। इसके बाद नीचे हमारी अपनी अब वर्किंग आएगी टैक्स डेप्रिसिएशन, इस पे जाओ शेड्यूल। टैक्स डेप्रिसिएशन का ये मैंने स्केड्यूल बनाया हुआ है कि जो आपके ओपनिंग बैलेंस WDV टैक्स WDV आए होंगे, जो आपने लास्ट रिटर्न जमा कराई है, उसके अंदर आपने ओपनिंग को ले लेना है। उसके बाद आपने जो ड्यूरिंग द ईयर डिलीशन हुई है, इसकी भी आपने पूरी समरी बनानी है। आगे अगर आप देखेंगे तो डिस्पोजल वर्किंग ऑफ फिक्स एसेट है, उसके ऊपर, क्योंकि जब आपने अकाउंटिंग में इसका गेन जब निकला होगा, तो अकाउंटिंग में इसका गेन निकला होगा अकाउंटिंग WDV पे। अकाउंटिंग WDV हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, हमारे लिए टैक्स WDV इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने अपनी टैक्स WDV को जब कैलकुलेट करते हुए उसका अकाउंटिंग गेन या लॉस जो भी होगा वो लेंगे और अकॉर्डिंगली वहां पे जाके उसकी एडजस्टमेंट कर देंगे। अगर कोई मेरी एडिशन है, ये एक्चुअली 2021 और 22 के अंदर एक अमेंडमेंट थी जो 2 साल रही। उन्होंने कहा कि अगर आप कोई एसेट ड्यूरिंग द ईयर इन सालों में एक्वायर करते हैं तो 50% डेप्रिसिएशन जो है वो आपको उस साल मिलेगी और 50% जाके मिलेगी जिस साल आप डिस्पोजल करते हैं। ये अमेंडमेंट की 2 साल रही, लेकिन आज के लॉ के मुताबिक जो है नॉर्मल है कि आपको इनिशियल डेप्रिसिएशन मिलेगी और नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है ना एज इट इज मिलेगी। ये कुछ एसेट थे, बिल्डिंग और फ्री होल्ड लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है, कंप्यूटर्स है, फर्नीचर्स है, ऑफिस इक्विपमेंट है और व्हीकल्स वगैरह है। क्योंकि व्हीकल और फर्नीचर्स के ऊपर जो है वो इनिशियल डेप्रिसिएशन नहीं होती और बाकी प्लांट एंड मशीनरी और उसके ऊपर होती है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी चीज और ऐड करता जाऊं। अगर आप सेक्शन 23 पढ़े तो उस 23 को पढ़ के आपको तमाम एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट के ऊपर एक्सेप्ट इन 2 के आपको इनिशियल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। लेकिन जब उसी का आप जाके रेट देखेंगे तो वो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का उन्होंने रेट दिया हुआ है। मेरी सजेशन ये है कि क्योंकि लॉ जो है वो रेट को ओवरराइड करेगा और मैंने इसके ऊपर काफी ज्यादा केसेस भी ट्रिब्यूनल में आर्गू किए और मुझे ऑफिस इक्विपमेंट पे और कंप्यूटर्स पे भी जो है इनिशियल डेप्रिसिएशन अलाउ हुई है और सिस्टम भी अलाउ करता है। अमोर्टाइजेशन। अच्छा, ये एक एसेट है जो सॉफ्टवेयर है कंपनी ने लिया हुआ है। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन हमेशा लाइफ जो भी एसेट की होगी उसकी बेस पे कैलकुलेट करेगा ऑडिटर। अगर 5 साल है, उस ईयर में अगर एक दिन भी एसेट जो अमोर्टाइजेशन वाला यूज हुआ है तो उसने पूरे साल की अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट कर ली। लेकिन जब मैंने अपना लॉ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ना है तो उसके अंदर अमोर्टाइजेशन जो है ना वो डेज वाइज मिलनी है कि पहले साल जब एसेट को मैंने अमोर्टाइज करना है और वो इंटेंजिबल एसेट है तो उसकी मैंने डेज वाइज अमोर्टाइजेशन करनी है और उसके बाद जितने यूजफुल लाइफ है आखिरी साल में फर्ज करें कि जैसे ये एक एसेट की मैंने एग्जांपल आपको दी कि इसकी कास्ट है 3,14,750 रुपए पर ईयर। इसकी अमोर्टाइजेशन आ रही है 62,960। 5 ईयर के लिए अमोर्टाइज करना था, लेकिन क्योंकि ये एसेट जून 2019 को मेरे कंपनी ने इंटेंजिबल एसेट सॉफ्टवेयर लिया तो मैंने क्या करना है कि इसके जो डेज बनते हैं जून 2019 से लेके 31 दिसंबर 2000 जो है वो अपना 19 तक इसके जितने डेज बनते हैं अमोर्टाइजेशन मैंने उनकी कैलकुलेट करनी। तो ये पहले साल इसकी अमोर्टाइजेशन जो है वो 36,908 मिलेगी और आखिरी साल में 5वें में जितना इसका आपकी टैक्स WDV रहती होगी वो आप क्लेम कर।
ये टैक्स डेप्रिसिएशन को ऐड लेस करने के बाद टैक्स, और उसके बाद मैंने क्या किया, प्रॉफिट ऑन बैंक डिपॉजिट को भी मैंने लेस कर दिया, टैक्स डेप्रिसिएशन को लेस किया, टैक्स अमोर्टाइजेशन को लेस किया, और प्रॉफिट ऑन बैंक को भी मैंने किया। क्योंकि बेसिकली इस वक्त जो मैं कंप्यूटेशन बना रहा हूँ वो सेक्शन 18 की बना रहा हूँ। अगर कोई इनकम मेरी अदर हेड में फॉल करती है तो मैंने डिविजिबल डिडक्शन में जाके उसको लेस करना है और फिर जाके दूसरे हेड में जाके उसको ऐड करना है। अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट ऑन बैंक डिपॉजिट जो है ये सेक्शन 39 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो यहाँ मैं अपनी टैक्स कंप्यूटेशन जब करूंगा तो बिजनेस इनकम निकालने के लिए बैंक प्रॉफिट को लेस करूंगा और नीचे जाके उसको मैं क्या करूंगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऐड में जाके टोटल टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए ऐड बैक कर दूंगा। ऐड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जाके मैंने इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और डेट निकाला तो ये 90 मिलियन आ गया। इसके बाद मैंने WPTF निकाला, WWF जो 2% है वो मैंने निकालना है, वो निकाल के मैंने अपनी एक टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करना है। अब मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि जब मेरे पास ये पूरी कैलकुलेशन हो गई तो अब मैंने काम ये करना है कि मैंने अपनी बिजनेस टैक्स लायबिलिटी जो है ना वो टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर कैलकुलेट करनी। जो मेरी नॉर्मल इनकम आएगी उसके ऊपर मैंने 29% रेट लगाना है, क्योंकि ये कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं है। तो मैंने 29% लगाया तो उसके ऊपर मेरा जो MTR का टैक्स था, जो मेरी MTR की इनकम थी उसके ऊपर 950 बना और 132 मिलियन जो मेरा नॉर्मल इनकम पे बना। इसी तरह मैंने टर्नओवर टैक्स लगाना है 113 का 1.25, वो मेरी जो MTR की रिसीट टोटल रेवेन्यू था उसके ऊपर 1.2 मिलियन बना और उसके बाद 10 मिलियन मेरा क्या कौन सा बना जो नॉर्मल मेरी इनकम थी। इस फार्मूले के अंदर नीचे ये देखिए, अगर इसमें देखेंगे तो लिंक लगा होगा H12 के अंदर जाके मैंने रेवेन्यू इसका डाला होगा तो उसका 1.25% आ जाए। इसके बाद मैंने ACT निकालना है, क्योंकि कंपनी का केस है तो अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स है 17% और वो भी नॉर्मल इनकम पे लगना है। नॉर्मल इनकम मेरी जो भी आएगी उसके ऊपर मैं कैलकुलेट करूंगा। अब ये है मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 140 सब सेक्शन 7 कि मैंने एक माल को इंपोर्ट किया, उसके ऊपर इंपोर्ट करते वक्त 148 का टैक्स कट गया। अब लॉ कहता है कि जितना टैक्स है ट्रेडर आपका इस पे कटा होगा, कमर्शियल इंपोर्टर कटा होगा। अगर आपकी इनकम का जो टैक्स है, टैक्सेबल इनकम इस रेवेन्यू की स्ट्रीम पे अगर कम है तो आपने उतना ही देना है। अब मैं क्या करूंगा, इन चारों को मैं जो है वो कंपैरिजन करूंगा, विच एवर इज हायर वो मैं पे कर दूंगा। इसमें मेरा टैक्स जो कटा हुआ था वो 4 मिलियन कटा हुआ था, तो अगर मैं देखूंगा तो मेरा 29 का जो टैक्स है वो 9,50,000 है। अगर उस पर मैं टर्नओवर लगाऊं तो वो 1.2 मिलियन है। अगर मैं उसके ऊपर 17% लगाऊं तो वो 5 लाख समथिंग है। और अगर जो मेरा टैक्स कटा हुआ है इम्पोर्ट स्टेज पे वो 4 मिलियन है। तो विच एवर हायर कौन सा हुआ, 4 मिलियन। और उधर जाके मैंने देखा तो मेरा नॉर्मल इनकम टैक्स है 132 मिलियन और उसके बाद जो मेरा टर्नओवर टैक्स है वो है 10 मिलियन और मेरा ACT है 17% का वो है 76 मिलियन। तो इसमें विच एवर इज हायर कौन सा होगा, 132 मिलियन। अब 132 मिलियन के अंदर ये 4 मिलियन मैं ऐड कर दूंगा तो मेरी जो टैक्स नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी मेरी बनेगी वो 136 मिलियन बनेगी। और अब मैंने क्योंकि ऊपर डोनेशन को ऐड किया हुआ था, अब डोनेशन का मैंने नीचे क्रेडिट ले लेना है। वो क्रेडिट मिलेगा तो 2,96,000 का, उसका भी मैंने नीचे पूरा वो फार्मूला बनाया हुआ है अंडर द लॉ कि मेरे जो है टैक्स असेस्ड कितना है टोटल का नॉर्मल इनकम का और टैक्सेबल इनकम कितनी है। और उसके बाद लेसर ऑफ द फॉलोइंग जो फार्मूला है कि डोनेशन और 20% ऑफ द टैक्सेबल जो उसमें से लेसर होगी वो फार्मूला लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अब मेरे पास जो है वो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 136 मिलियन की आ गई। अब मैंने FTR की लायबिलिटी लहदा कैलकुलेट करनी है। FTR की लायबिलिटी एडेंटिंग कमीशन मेरे पास था और उसके ऊपर मैंने क्योंकि 50 मिलियन मुझे रिसीव हो गया था तो 154A के तहत जाके मैंने 1% इसके ऊपर कैलकुलेट कर देना है। और इसी तरह जो मेरी एक्सपोर्ट और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपोर्ट है जितनी मुझे रियलाइजेशन उसके अंदर हुई है, अगर उस पर बास का तो बैंक टैक्स नहीं भी काटता तो क्योंकि वहां वर्ड है डिडक्टेबल का, तो आपने अपनी रिटर्न के साथ उसकी लायबिलिटी खुद डिस्चार्ज कर देनी है।
तो वो लायबिलिटी मेरी बनेगी 5 मिलियन। 5 मिलियन को ऐड करूंगा तो मेरे पास 141 मिलियन की टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब क्योंकि इस जो कंपनी है इनकी इनकम 150 मिलियन से ज्यादा है, तो मैंने इसके ऊपर सुपर टैक्स भी कैलकुलेट करना है। तो 478 मिलियन की मेरी इनकम बनती है, जिसके ऊपर मैंने सुपर टैक्स कैलकुलेट करना है। तो इसके ऊपर जाओ नोट नंबर 3। अगर आप डीम्ड इनकम सेक्शन 2 सब सेक्शन 28 में पढ़ेंगे तो इम्प्यूटेबल इनकम का वहां पे कंसेप्ट है। तो उसके मुताबिक आपने कौन सी इनकम को सुपर टैक्स के लिए ऐड करना है और किस तरह कैलकुलेशन करनी है। उसमें आपने सबसे पहले प्रॉफिट ऑन डेट को लेना है। उसके बाद आपने जितनी आपकी टैक्सेबल इनकम आई है नेट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट वो आपने लेनी है। और दूसरा, आपका कोई अगर एफटीआर का टैक्स कटा हुआ है तो आपका जो नॉर्मल रेट 29% है वहां पे ग्रॉस अप करेंगे तो वो एक इनकम आपकी इम्प्यूटेबल इनकम आ जाएगी। तो आप इन तीनों इनकम को ऐड करेंगे 478 मिलियन करेंगे। अगर आप 478 मिलियन का स्लैब देखेंगे तो सुपर टैक्स का 8% कैलकुलेट होगा। 8% की लायबिलिटी इसमें हमने ऐड की। टोटल टैक्स लायबिलिटी बनी मेरी 179 मिलियन। और इसमें डिफरेंट हेड्स में जो मेरे टैक्स कटे हुए थे वो 148 में रॉ मटेरियल के ऊपर जो टैक्स कटा हुआ था, उसके बाद 151 में कटा, 153 1A में मैन्युफैक्चर्ड आइटम पे जो कटा हुआ है, और उसके बाद 234 में अगर कोई एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने आपकी व्हीकल के ऊपर काटा हुआ है टैक्स तो वो सारे को आप लेस करेंगे। टेलीफोन बिल्स के ऊपर है, अगर आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपने फॉरेन पेमेंट की है तो 236 वाई का टैक्स कटा होगा, इसका भी क्लेम कर लेंगे। इस तरह अगर आपने कोई एज ए कॉर्पोरेट एंटिटी फंक्शंस वगैरह किया है तो 236B का टैक्स आएगा। इन सारों को करेंगे और बाकी आपने एडवांस टैक्स जो पे किया होगा उनको आप लेस करेंगे तो आपकी एक लायबिलिटी निकल आएगी जो अलॉन्ग विद रिटर्न आपने पे करना। अब रिटर्न करें। अब हम जो एफबीआर ने फॉर्म दिया हुआ है उसके ऊपर आते हैं। फॉर्म पे ये इनकम फ्रॉम बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या कोई आपकी सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई भी एंटिटी हो, तो उसकी पूरी जो फॉर्म के अंदर पंचिंग का है मेथड, उसके मुताबिक आपने टोटल के अंदर जाके अपनी इनकम डालनी है और जो पोर्शन आपका एफटीआर को करता है वो एफटीआर का कैलकुलेट करके कॉलम में डालेंगे जिसके अंदर उसने मिनिमम, फाइनल या फिक्स लिखा हुआ है। नॉर्मल का ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेगा। तो इसी तरह ही जब आप इसके नीचे इनएडमिसिबल में जाएंगे तो इनएडमिसिबल में बहुत सारी चीजें सिस्टम खुद कैलकुलेट करेगा। जैसे आप ये समझें कि टैक्स गेन की फिगर आपको डालनी पड़ेगी। टैक्स गेन जो आपका निकला है वो आपने क्योंकि एडबैक करना है, अकाउंटिंग वाले को लेस करना है। अकाउंटिंग वाले को ऑटो पे सिस्टम आपकी रिटर्न फाइलिंग के अंदर जब आपने जाके पंच किया होगा तो इस वाले कॉलम के अंदर इनएडमिसिबल डिडक्शन के अंदर लेके आ जाएगा। इसके बाद आपने टैक्स डेप्रिसिएशन जो डेप्रिसिएशन स्केड्यूल में कैलकुलेट की होगी सिस्टम उसको ऑटो पे लेके मेन पेज के ऊपर आ जाएगा। बाकी उसकी जो आगे प्रोरेशन के है कि एफटीआर के अंदर कितना हिस्सा जाना है वो आपने उस एक्सेल शीट के साथ कैलकुलेट करके पंच करेंगे तो नॉर्मल में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेंगी। इस तरह वहां पे अमोर्टाइजेशन भी आ जाएगी। और उसके साथ अगर आपके जो मैंने एक्सेल की शीट बनाई उसके अंदर आपकी जो है वो एडमिसिबल या इनएडमिसिबल डिडक्शन के कुछ एक्सपेंसेस आ रहे हैं, वो अगर आप सिस्टम में ऑटो नहीं आ रहे तो वो आपने 1 by 1 जाके रेलिवेंट टैब के अंदर जाके पंच करेंगे तो उसके मुताबिक आपकी वो एक टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट ऑन डेट को क्योंकि अदर में जाके एडमिसिबल डिडक्शन में एड बैक कर दिया था तो मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सेक्शन 39 वाले टैब में जाके अब दोबारा प्रॉफिट ऑन डेट को वहां ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टम मेरी लायबिलिटी को कैलकुलेट कर। आगे देखो। अच्छा, ये आपने बिजनेस एसेट्स, इक्विटी और लायबिलिटीज को काइंडली बड़े गौर से फिल करना है क्योंकि अभी रिसेंटली एक क्लाइंट आया जिसको 122(5)(a) का नोटिस आया तो उसने जब अपनी बैलेंस शीट को पंच किया
तो तमाम अमाउंट को एक ही कॉलम में जाके अदर्स में जाके डाल दिया। बैलेंस शीट तो उसने टैली कर दी, लेकिन ऑफिसर ने कहा कि क्योंकि आपने ट्रेड रिसीवेबल इसके अंदर नहीं डाले हुए, तो मैं ये समझता हूं कि आपको सारे के सारे ट्रेड रिसीवेबल मिल गए हैं और इस वक्त आपका कोई ट्रेड रिसीवेबल नहीं है। और इसी तरह अक्रूड लायबिलिटीज भी नहीं है, क्योंकि जब हम 161 की प्रोसीडिंग करते हैं तो 158 का बेनिफिट लेते हैं कि ये अमाउंट अभी तक हमने पे नहीं की और उसके ऊपर मैंने टैक्स नहीं काटना। तो ये मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि एक तो ये बैलेंस शीट का जो टैब है इसको जरूर कंप्लीट करके इसको फिल करें, इसके अंदर कैपिटल और बाकी जो भी हेड्स के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उनको लाजमी दे के पंच करें, सो दैट के क्लाइंट को इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये जब सारी रिटर्न्स आपकी बन जाएगी तो इसके अंदर एक टैब है कि अगर आपने नॉन रेजिडेंट के साथ 50 मिलियन से ज्यादा आपने उसको पेमेंट की है या 50 मिलियन से ज्यादा पेमेंट आपने ली है एज ए कॉर्पोरेट एंटिटी, 50 मिलियन की पेमेंट आपने की है या ली है, उसमें डिफरेंट हेड है कि आपने फ्रेंचाइज फी दी है, रॉयल्टी दी है या आपने उसको डिविडेंड दिया है, तो ये वाले जो टैब है इसको भी लाजमी आप फिल करें। बाकी ये कैपिटल गेन वाला है सेक्शन 37 पे जाके, अदर सोर्स वाला मैंने आपको बता दिया। अदर सोर्स के अंदर नीचे अगर आप देखेंगे तो आप जब अदर सोर्स में जाकर प्रॉफिट और डेट को डालेंगे तो नीचे उसने अदर डिडक्शंस दी होगी। आप अदर डिडक्शंस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को कमाने के लिए जो आपने खर्च की है वो डिडक्शन आपको मिलेगी। तो यहाँ पे जाके इसमें मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक क्लाइंट था, उसने एक्चुअली क्या किया था कि बैंक से लोन लिया था और बैंक से लोन लेके वही लोन उसने अपने एक एसोसिएटेड कंपनी को दे दिया। बैंक से लोन उसने कम रेट पे लिया, अपने एसोसिएटेड को थोड़े से ज्यादा रेट पे दे दिया। अब अगर हम इस डिडक्शन के अंदर जो उसने इंटरेस्ट बैंक को पे किया है नहीं लेंगे तो जो उसने इंटरेस्ट इनकम कमाई अपने एसोसिएटेड से सारी टैक्स हो जाएगी। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने जब उसकी बिजनेस इनकम कैलकुलेट करनी है तो वो एक्सपेंस जो ऑडिटर ने इंटरेस्ट की मद में लिखा होगा वहां आप एड बैक कर देंगे सेक्शन 18 में और यहां जाके उसको क्लेम करना। तो अल्टीमेटली आपकी जो लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ये फॉरेन सोर्स इनकम है, इसके हेड्स वगैरह है, अगर उसमें आपको एग्रीकल्चर इनकम है वो भी उसी तरह अप्लाई होगा। टैक्स चार्जेबल है, टैक्स डिडक्टेबल है, इसके ऊपर भी आपको उसी तरह चीजें वगैरह जैसे हैं। बेसिकली जो कंपटीशन मैंने एक्सेल के दिए वो बेसिकली यहाँ अपने पीडीएफ कर। अच्छा, एक चीज और, जब आप आईटीएमएस से डाटे को रिट्रीव करते हैं तो प्लीज आप उसमें से ये जरूर चेक कर लिया करें कि विद होल्डिंग ने जब टैक्स जमा करवाया आया कि ये टैक्स एडजस्टेबल के टैब में उसने जाके जमा कराया या फाइनल में जमा कराया। अगर उसने आपका टैक्स एडजस्टेबल था, मैन्युफैक्चरर थे और गलती से उसने जिस बंदे ने आपको पेमेंट की सप्लायर ने उसने आपका फाइनल में या मिनिमम में जाके जमा करवाया तो आप बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न उस अपने सप्लायर को कहेंगे इसकी सीपीआर के अंदर अमेंडमेंट करवा दे, सो दैट इन फ्यूचर आपको कभी प्रॉब्लम ना हो और आपको उसका क्रेडिट मिल सके। अच्छा, इसमें मैंने रिटर्न में देखा कि अभी भी 65D का इन्होंने टैब रखा हुआ है, वेयर एज जो 65D है ये 2021 के फाइनेंस एक्ट में डिलीट हो चुका है। जो प्लांट एंड मशीनरी आप न्यूली इंस्टॉल करते थे तो उसके ऊपर पहले 10% रेट था, फिर इन्होंने 5% किया, तो वो अभी भी है। अब मुझे नहीं समझ आई कि इसमें उनकी एरर है टेक्निकल टीम की या क्या है। इसके बाद टैक्स चार्जेबल और पेमेंट है, ये जब आप पूरी रिटर्न को फीडअप कर देंगे तो आपकी जो एक्सेल की वर्किंग है इट शुड बी रिकंसाइल्ड विद द टैक्स कंप्यूटेशन जो आपने अपलोड की हुई है सिस्टम। ऑप्शन आउट ऑफ पीटीआर। अच्छा, ये आखिर पे जाके आपने बहुत सारे लोग जब रिटर्न फाइल करते हैं तो एट्रीब्यूटेबल के कॉलम के अंदर जाके सिस्टम उनको कहता है कि आपने वेरीफाई की कंप्यूटेशन, अपना रिटर्न पूरी बन गई, आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लगा दिए, आपने रिकंसिलेशन भी लगा दी, लेकिन रिटर्न जब जमा करवाने लगे तो उसने कहा कि एट्रीब्यूटेबल कॉलम में जाके आपने कुछ करना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपने उसका स्टेटस सिलेक्ट करना होता है कि आपकी कंपनी है तो वो रेजिडेंट ही होगा,
इंडिविजुअल है तो यहाँ पे जाकर अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपने इसका जो है अगर स्मॉल कंपनी है और उसके ऊपर आपका 20% का रेट लगना है तो वो सिलेक्ट करें और उसके बाद उसकी बिजनेस एक्टिविटी सिलेक्ट करें। और अगर आपका जो मैंने पीछे कॉलम आप टैब बताया था कि 50 मिलियन का नॉन रेजिडेंट के साथ ट्रांजैक्शन नहीं है तो वह यहाँ पे जाके उसको नो करेंगे तो फिर आपको सिस्टम रिटर्न सबमिट करने देगा। अगर नहीं करेंगे तो वो आपको बार बार ये चीज की एरर देगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मिस्टर स्पीकर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन एंड ICAP राशिद रहमान मीर साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नईम शाह साहब और हमारे आज के ऑफिस लीडर्स कामर फरीद साहब, शाम साहब, निशान साहब, असद हनीफ साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और हमारे स्टीम्ड मेंबर्स, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लाहौर टैक्स बार का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और आज के इस फंक्शन में गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया। मैं जब भी आता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारा जो एक ट्रेडिशन बन चुका है बहुत सालों से कि हमने कंटिन्यूसली प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है और अपने बाकी साथी भाइयों को के साथ अपने नॉलेज को शेयर करना है, ये कायम है और हम बड़ी रेगुलरली ये फंक्शंस करते चले आ रहे हैं और हम एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करके अपने अपने सेल्फ डेवलपमेंट को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। आज भी फारूक साहब ने बड़ी मेहनत से ये प्रेजेंटेशन तैयार की और जिसे कहते हैं उंगली पकड़कर सारे प्रोसेस से हमें गुजारा और एक एक चीज़ को आसान बना के दिखाया। लेकिन मैं कभी जब आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इतना आसान नहीं है जितना इन्होंने आसानी से कर दिया। इसके पीछे भी शायद उनकी कोई 20-25 साल की मेहनत और नॉलेज इकट्ठा था, तो इस वजह से इतने तरीके से आसानी से होगी। लेकिन ये है कि हमारे आपके जितने भी सीनियर हैं वो अवेलेबल हैं मेंबर्स के लिए, किसी को कोई इशू हो तो वो हमेशा हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और मैं फिर एक दफ़ा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ फारूक साहब का ख़ास तौर पे और आप लोगों का कि आप आए और जिसकी वजह से ये फंक्शन बड़ा सक्सेसफुल है। शुक्रिया।